मेक इन इंडिया क्या है, उस पर एक पॉलिसी पेपर हमारे विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन संचालन समिति के साथी वीएस राजू जी ने तैयार किए हैं। मैं साथ जो तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से हैं, मैं वीएस राजू जी को मंच में आमंत्रित करता हूं। वीएस राजू जी। इसी सत्र में रांची विश्वविद्यालय से आए हुए प्रोफेसर हमारे बीच डॉक्टर रमेश शरण जी हैं और वो मेक इन इंडिया पर अपनी बात रखेंगे। मैं डॉक्टर रमेश शरण जी को भी मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। रमेश शरण जी, रांची विश्वविद्यालय, झारखंड। साथियों, आज की इस मेक इन इंडिया का धोखा सेमिनार में उपस्थित कई राज्यों के आंदोलनकारी साथियों, जुझारू साथियों, संघर्षशील साथियों, जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अपने अपने क्षेत्र में संघर्षशील है, अलग अलग कंपनियों के खिलाफ, कहीं जिंदल, मित्तल, एसआर, अंबानी और जितने तरह का विस्थापन है, वो सारे प्रतिनिधि जो दलित हमले के खिलाफ संघर्षशील है, आदिवासियों पर जो हमला है उसको लेकर के संघर्षशील है। तो यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के साथी सभी प्रतिनिधि साथियों को मैं अभिनंदन और जोहार कहता हूं। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहता हूं, विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन का आस्थापना सम्मेलन, इसका गठन 22-23 मार्च 2007 को रांची में हुआ था। और तभी पूरे देश में एक तो है कि भूमंडलीकरण के बाद से जो माइंस के इलाके हैं, जहां मिनरल्स है, खान खनिज, कोयला, लोहा है, उनको अनाधून खनन करने के लिए पहले से ही विस्थापन की सिलसिला आजादी के बाद से चलते आया है। और जब भूमंडलीकरण आती है तो जो और तीखा होती है। उसके आगे जब कलिंगनगर, सिंगूर, नंदीग्राम, ये सब जो घटनाएं हैं, जो आप सभी साथी जानते हैं, समझते आए हैं, लड़ते आए हैं, संघर्षशील रहे हैं आप, तो ऐसी परिस्थिति में विस्थापन के खिलाफ जब सरकार की तरफ से कंपनियों को जमीन सस्ते में और मामूली दामों में मुहैया कराने की बात आई, तब सिर्फ झारखंड सरकार ही नहीं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के सरकार ही नहीं, बंगाल के सरकार ही नहीं, बल्कि और कई राज्यों की सरकारें, बड़े बड़े कंपनियों, टाटा, बिरला, एसआर, अंबानी, मित्तल के साथ एमओयू का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके साथ जो पिछले विस्थापन को देखते हुए 47 से लेके अब तक जितने भी विस्थापन हुए, उसमें किसी को मुआवजा, नौकरी, पुनर्वास पूरी नहीं की गई। चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, चाहे देश के जितने राज्यों में बांध के खिलाफ हो, माइंस के खिलाफ आंदोलन है, वहां बोकारो स्टील कारखाना हो या एचईसी हो रांची का, ये बांध बने, कारखाना बने, खनन हुए, वे सारे जो वायदे किए गए थे मुआवजा, पुनर्वास की, वो पूरा नहीं की गई। और फिर नए सिरे से हम देख रहे हैं कि नंदीग्राम और सिंगूर, तभी विस्थापन विरोधी संगठन जो अपने अपने राज्य में, अपने अपने गांव में संघर्षशील थे, तो उनकी एक समझ बनी और 22-23 मार्च 2007 को वो रांची में इकट्ठा होकर के करीब 13 राज्य के प्रतिनिधियों ने, पूरे देश से 13 राज्य के प्रतिनिधि जो विस्थापन के इलाके हैं, उन इलाकों से और लगभग
100 संगठन और व्यक्तियों ने, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर BD शर्मा जी, KN पंडित जी और देश के जाने माने लोग, बुद्धिजीवी, विस्थापन के खिलाफ लिखने वाले, बोलने वाले, संघर्ष करने वाले कि जनता विस्थापित ना होंगे, उनका जल जंगल जमीन सुरक्षित रखना है, ऐसे संगठनों के लोग मिल करके विस्थापन के खिलाफ में एक देश स्तर की एक यूनाइटेड फ्रंट संयुक्त मोर्चा का निर्माण 22-23 मार्च 2007 को रांची में की गई। और तब से लेकर के अब तक विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन, यह जो यूनाइटेड फ्रंट है, इसका काम है कि जो हम अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने राज्यों में विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको यूनिटी में ला करके उनकी आवाज को पूरे देश के लेवल पे, पूरे दुनिया के लेवल पे कैसे बुलंद किया जाए, इस सोच और समझ के साथ इस आंदोलन का निर्माण की गई। और तब से लेकर के अब तक हम उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में जो अभी शुरू हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में और दिल्ली के कुछ हिस्सों में, हम जो इसमें 100 संगठन जो छोटे छोटे अपने अपने स्तर पर, कोई मित्तल के खिलाफ, कोई एसआर के खिलाफ, कोई जिंदल के खिलाफ जो आंदोलनरत है क्षेत्र में, उनका एक मोर्चा है, ये उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत हम ये करते हैं कि हम एक दूसरे आंदोलन की सीख लेते हैं, उसका संघर्ष का अनुभव का आदान प्रदान करके संघर्ष को मतलब और मजबूत और अच्छी बनाया जाए और एक सही दिशा दिया जाए, जिससे जो आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर और जो उन क्षेत्रों में रह रहे जहां प्राकृतिक संपदा भरा पूरा जो राज्य है, उनको जो आतंकित किया जा रहा है, उनको जो घर से बेघर करने की जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो फासिस्ट तरीके हैं, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, सभी सरकारों ने, और 47 से लेके अब तक जो देश में लाख लोगों का जो विस्थापन हुआ है, ऐसी जो विनाशकारी विनाश मॉडल है, इस मॉडल की जगह एक आंदोलन बना करके एक नया मॉडल जो जन विकास की मॉडल बना सके हम, जिसका केंद्र में शोषित उत्पीड़ित जनता हो, मजदूर किसान जनता हो और जनता के हित में एक जन विकल्प तैयार हो। और इसने हमने रांची घोषणा पत्र बाहर में लगाए हुए स्टॉल में, रांची घोषणा पत्र के साथ जन विकास का मॉडल भी उसमें है, एक प्रयास है। और मैं आप सभी संगठनों से, यहाँ उपस्थित सभी संगठनों से जो अब तक जन विकास आंदोलन में नहीं जुड़ पाए हैं, मैं उन संगठनों से भी अपील करना चाहता हूं, जो रांची घोषणा पत्र है, जो जन विकास मॉडल है, वो कोई फाइनल शेप नहीं है, उसमें आप भी जुड़े, उसमें जो भी संशोधन लाया जा सकता है उसको और बेहतर जनता के हित में, मजदूर किसानों के हित में, अंतिम जनता के हित में, पीड़ित जनता के हित में, उत्पीड़ित जनता के हित में, जो आज हाशिए में चले गए हैं, जो इन विकास मॉडल में लाखों करोड़ों का विनाश कर दी गई, और आज हम गांव में बसने वाले लोगों का हीमोग्लोबिन भी जांच कराया जाए तो जितनी हमारी शरीर की हीमोग्लोबिन की जरूरत है वो 70 साल की आजादी में हमें नहीं मिल पाई है। ऐसी एक मॉडल तैयार करने के लिए जो सुनिश्चित करे, हमको दे, एक ऐसा मॉडल जनता लाए जो जन विकास की बात करे, जनता की बात करे, किसान की बात करे, मजदूर उसका केंद्र में हो, एक ऐसी मॉडल का भी हम मॉडल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप सभी संगठनों की, आप सभी संगठन के प्रतिनिधियों की सहयोग से, और हम चाहते हैं, मूल रूप से ये चाहते हैं कि अगर महाराष्ट्र में कोई विस्थापन हो रहा है, गढ़चिरौली में अगर कोई विस्थापन हो रहा है, अगर मजदूर किसानों के ऊपर हमला हो रहा है, अगर कंपनी जबरदस्ती उसको घर और उनका जल जंगल जमीन, नदी नाला, पहाड़ जबरदस्ती, जबरदस्ती उसको अगर खाली करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम पूरे देश में हम कैसे आवाज बुलंद कर सकते हैं। हम जो आदिवासी, दलित और जो मूलवासी लोग हैं, जो हमें सताया जा रहा है, हमें विस्थापित किया जा रहा है, अगर झारखंड की किसी कोने में जिंदल द्वारा जनता को आतंकित किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो उसका आवाज हम महाराष्ट्र तक कैसे फैलाएंगे, पूरे देश में कैसे फैलाएंगे, पूरी दुनिया में कैसे फैलाएंगे। इसका एक नेटवर्क है, इसका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन।
तो स्वागत करता हूं, आप सबों से निवेदन और अपील करता हूं कि इस संगठन में जुड़ करके, इस संगठन को कंधा दे करके, हाथ पे हाथ मिला करके इसको, और ये जो रांची घोषणा पत्र है आप इसको जानें। हमने जो जन विकास मॉडल का अभी तक का जो साथियों की करीब देश के 100 संगठनों और वरिष्ठ साथियों की सुझाव से जो बना पाए हैं रांची घोषणा पत्र और जन विकास मॉडल, उसको पढ़ें और उसमें जो सजेशन है वो सजेशन स्वागत है। उसमें और भी अच्छी चीजें लाई जा सकती है, वो पूरी नहीं है और वो कोई लाइन खींची नहीं हुई है कि इस लाइन पे ही मतलब सहमत होना है, लेकिन आम एक मोटा मोटी रांची घोषणा पत्र है जिसके तहत हम विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे सभी संगठनों, लोगों को पूरे देश में गोलबंद करने की कोशिश हमारी एक छोटी प्रयास है। इसमें आपकी पहल, आपकी योगदान बहुत अहम होगी और बहुत मायने रखेगी। तो मैं इसी अपील के साथ आप सबों को अभिनंदन जोहार करता हूं। और आज के इस सेमिनार में मैं सेमिनार की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं उमेश चौबे जी, जो भूतपूर्व पत्रकार रह चुके हैं और हमारे बीच वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि उन्होंने अपना स्वागत भाषण आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। जोहार। से होता है, बीच बीच में थोड़ा सा अंग्रेजी का भी ये मिक्स हो जाएगा तो क्षमा कीजिए। अभी इधर जो लिखा है मेक इन इंडिया का धोखा, तो मेक इन इंडिया सरकार बोलता है ये तो पूरा दुनिया में सबसे बड़ा बेहतरीन विकास का प्लान है, और हम बोलता है इसको धोखा। क्यों? ये मेक इन इंडिया जब शुरू में मैं भी सोचता था तो हमारा मुल्क में बहुत सारा पढ़ा लिखा लोग और मजदूर, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, तो ये प्लान जो है तो ज़रूरी होगा। फिर मैं जब उसके बारे में ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करना शुरू किया है, फिर मेरे को पता चला ये हमारा देश का नौजवानों के लिए नहीं है, और मजदूर, खेती में जो काम करने वाला आदिवासी, ये किसी को लिए नहीं ही है। ये सिर्फ उनसे हाथों से जो भी है वो छीन के सिर्फ धनवादी और पूंजवादी के लिए, उसको और ऊंचा लेके जाने के लिए, और बाहर का कितना भी कैपिटल है उन लोगों के लिए एक पूरा रेड कारपेट वेलकम है, भाई आ जाओ। और ये बोला गया है तो आप जो भी बनाना चाहते हैं हर चीज बनाओ, इंडिया में बनाओ, कमाओ, कितना लेके जाना है लेके जाओ। ये और ये भी बोला गया है एफडीआई थ्रू एफडीआई, ये एफडीआई तो एफडीआई, ये पहले इंडिया में बनाओ, मगर कैसा बनाएगा? आप पैसा लेके आओ, इन्वेस्ट करो और इसके जो फायदा उठाओ और लेके जाओ। अभी इसमें 3-4 मैं एक आइटम लेता हूं। फर्स्ट, इसमें बहुत लोग हमको पूछता है भाई तुम लोग विस्थापन लोग इसको क्यों मेक इन इंडिया को अपोज करता है। फर्स्ट, अभी मैं छत्तीसगढ़ का बात करना चाहता हूं। अभी छत्तीसगढ़ में और बाकी आदिवासी इलाकों में आदिवासी बोल रहे हम हमारा विकास हम खुद देख लेंगे, हमको पहले ऐसा जीने दो, हम हमारा
तरीका का हमारा उसूल से, हमारा कल्चर से हम अपना ये चलाएंगे। हम हमारा मेक इन इंडिया हम खुद करेंगे, हमारा विकास हम खुद करेंगे। मगर तुम क्या कर रहा है? तुम मेक इन इंडिया का इतना बड़ा ये करना चाहता है तो फिर क्यों तुम फौज भेजता है उधर? हर दिन हर घंटा उसको मार पीट करके, उसको बर्बाद करके, उसको जिंदगी उड़ा के, उसको जमीन लेके और उसको पूरा अन्याय करता है, तबाह करता है, उनको जीवन छीन लेता है। फिर ये धोखा नहीं है तो और क्या है? जब एक कम्युनिटी अपना हिसाब से डेवलप होना चाहता है तो तुम मेक इन इंडिया का इतना ये है, फिर प्रबोध करता है, फिर उसको आगे बढ़ने दो। उसको तुमको नहीं पूछ रहे मेरे को नौकरी दो बोल के, वो बोल रहे हम हमारा विकास करेंगे, मगर वो नहीं कर रहा है। तुम किसी को बाहर से पैसा लेके आओ, बाहर से इन्वेस्ट करो। अभी पहले एक महीने पहले एक रिपोर्ट आया है, ये एफडीआई का इतना बहुत सारा पैसा आया है। वो तो आया तो था, मगर आया किधर से? सिंगापुर से आया और मॉरिशस से आया। और सिंगापुर से मॉरिशस इतना पैसा किधर से आया? वो लोगों के पास क्या है बोल के इतना पैसा आया? इधर का जो पूरा लूट के लिए जो लेके गया हमारा खुद का और बाकी कंपनी इधर से पब्लिक से जो लूटा है उसको ब्लैक मनी का हिसाब से वो इधर से लेके गया और मॉरिशस में और सिंगापुर में ये पैसा रखा है। इसमें मंत्री लोग भी है, हर चीज है, सबको मालूम है। तो फिर ये सिर्फ फिर वो वापस इधर रोटेशन के लिए आ रहे। तो इसका मतलब क्या है? फिर इसमें ये पूरा प्रोग्राम में कोई आम जनता का, मजदूर का या कोई नौजवान का जो बढ़ा ले, इसका किसी का एड्रेस है क्या? उसका कोई भागीदारी है क्या? ये प्लानिंग कौन कर रहे? तुम पब्लिक को पूछ के कर रहे, इसके ऊपर ओपिनियन ले रहे। जब आदिवासी बोलता है भाई हमारा ग्राम सभा के हिसाब से काम करो, ग्राम सभा को ये वो हिसाब तो है ही नहीं है। अभी किधर अभी हमारा हैदराबाद का 50 किलोमीटर जो चीफ मिनिस्टर का बड़ा 1500 एकड़ का ये क्या बोलते हैं उसका फार्म हाउस वगैरह है, उसका बाजू में 14 ग्राम को बेहतरीन 3 फसल जो मिलता है उसको पूरा अभी तबाह कर रहे। एक रिजर्वायर बनाएगा बोलता है, क्या क्या स्कीम्स बोलता है, फिर वो कंप्लीट धोखा है उसका। वो डेवलपमेंट, विकास और पानी देंगे वो देंगे बोल के वो सब कर रहे। अभी वो 14 गांव का हर तरीका से वो लोग पहले हम 1 एकड़ का जमीन भी नहीं देंगे बोल के पूरा 14 का 14 ग्राम जो है खड़ा हुआ है। मगर उसको सबको चीटिंग करके क्या क्या वो उनसे हर कास्ट से एक लीडर को पीछे जो है डील करके ब्रोकर से वो अभी एक को ऐसा ये पूरा धोखा दे रहे। ना अभी शुरू में जब ये मेक इन इंडिया का बोला है, भाई ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में जो उत्पत्ति जो होता है उसको हम अभी 10% या 12% से हम जो है एक 10 साल में उसको 25% 30% तक लेके जाएंगे। तो फिर कैसा लेके जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेके जाएगा। उसमें हमारा जनता का ये प्लानिंग कुछ नहीं है। जब उसको अंदर हम उसको देखेंगे, उसमें अभी जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इधर आएगा वो तो एक लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो मैक्सिमम वो दे सकता है, वो 1000 का या 1500 लोगों का वो दे सकता है। वो नाम लेके वो कम से कम 1000 एकड़ 2000 एकड़ जो है वो पहले उनका जेब में डाल देगा। ऐसा तो ये इसीलिए धोखा बोलना पड़ रहा है। तो ये एक जो अभी स्मार्ट सिटी बोलता है, डिजिटल इंडिया बोलता है, और ये सॉफ्टवेयर का इसमें भी अभी ऑटोमेशन आ रहा है और रोबोटिक सिस्टम आ रहा है। जब मोदी रिसेंट विजिट में अमेरिका गया है
उधर ही बड़ा बड़ा कारपोरेशन कंपनीज इनको बताया है, उसका नाम वो यूमी बोल के एक लेटेस्ट रोबोट को उसको बताया है। अभी वो रोबोट ये काम करेगा, छोटा मोटा जो असेंबली पहले हाथ से जो होता था औरत लोगों को और अनस्किल्ड लेबर को जो काम मिलता था वो भी अभी खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो एक रोबोट तो 20-25 लोगों को वो काम वो खुद करेगा, किधर किधर से खुद पार्ट्स लेके आएगा, असेंबल करेगा, और ये तरीका से अभी होने वाला है। अभी ऐसा सिस्टम तुम ऐसी लोगों को जो बुला के तुम विकास का गीत और संगीत जो इधर हमको सुना रहा है, ये तो धोखा नहीं, ये तो और क्या है। तो इसीलिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पूरा जमीन जेब में डालने का है और कॉरपोरेट हाउसेस को ये दखल करने का है। ये सिस्टम में अभी मेक इन इंडिया का ये सब बन रहा है। कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये दिल्ली से लेके पंजाब, पंजाब से लेके चेन्नई, चेन्नई से लेके वैजाग, किधर किधर का वो जो बस डॉक्यूमेंट्स बना रहे और उसको टेंडर्स बुला रहे, और कॉरिडोर्स और 6 लेन्स 8 लेन जो ये तो बनाने का चक्कर में है। अभी हम आते वक्त देखा है ये इसमें कितना घोटाला हो रहा है। हमारा हैदराबाद में बोला है इतना बेहतरीन सड़क बनाएंगे, जो पहले का सड़क था उसको भी बर्बाद कर रहे। पता नहीं ये क्या स्मार्ट सिटीज ये लोग बना सकता है, कैसा बना सकता है, ये तो सोचने के बात है। विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन वो एक सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है, मगर ये बहुत और काम, बहुत लोग इसके बारे में सोच के काम करना पड़ेगा। अभी ये एक हिस्सा है, इसमें अभी फिर इसका अल्टरनेटिव कुछ है क्या? अभी ये मेक इन इंडिया ठीक है, हम बोल रहे हैं धोखा, मगर पब्लिक को क्या करना है? अभी पब्लिक के लिए नौकरी कैसा मिलेगा? विकास नहीं है तो कैसा है? फिर उसका जीवन कैसा होगा? जो पढ़ा लिखा है इन लोगों को नौकरी कैसा मिलेगा, या थोड़ा सा स्किल्स है उनको कैसा मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारा मुल्क में, अभी हमारा मुल्क का पास स्किल्स नहीं है क्या? पूरा दुनिया में बेहतरीन कपड़ा हम बनाते थे और हर कोने कोने को हम देते थे और इधर से जाते थे। अभी कितने हैंडलूम्स, पावरलूम्स ऐसा पड़ा रहा है, कितने सिक हो गया है, और कितने स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज थोड़ा सा पैसा के लिए, थोड़ा का गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए वो टाइम पे नहीं मिलता है, बैंक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसमें एक एक इंडस्ट्री में 10 लोग, 15 लोग, 20 आदमी काम करता है, उसको वो नहीं चलता है। ऐसा लाखों का इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गया है। पब्लिक सेक्टर का मोदी साहब जो बोलता है, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी का जो बेसिक मशीनरी के लिए हम 3 करोड़ लोगों को हम फायदा बताएंगे। अभी जो है पंजाब में, गुजरात में और कई जगह आप जाके देखेंगे, जो पहले जो बनता था वो सब अभी बंद पड़ा है, बहुत सारा बंद पड़ा है। जो कुछ चल रहे तो चल रहे, तो अभी इतना सिक इंडस्ट्रीज को बारे में तुम नहीं सोच रहा है। IDPL बंद पड़ा है बहुत सालों से, बेहतरीन मेडिसिन बना के सस्ते में सबको देता था। HMT वो बंद पड़ा है, सबसे बड़ा मशीन टूल्स वो HMT बनाता था, अभी उसका पूरा एसेट्स बंद है, कोई काम नहीं चल रहा है। ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, और जो मजदूर जो काम करता है वो भी उसको कोई फायदा, बेनिफिट्स वो भी खत्म करने जा रहे हैं। तो वो हिसाब से अभी पब्लिक खुद सोचना चाहिए हमारा अल्टरनेटिव क्या है। अभी मैं जो पहले मेक इन इंडिया का मैं पेपर बनाया हूँ और हिंदी में ट्रांसलेट करके रांची सभा में सर्कुलेट किया है।
उस वक्त मैं सोचा ये रांची घोषणा पत्र में पीपुल्स मॉडल का विकास का एक हिस्सा है। मैं सोचा वो बस है, उससे ज़्यादा हम बोलने का ज़रूरत नहीं है। मगर बहुत हमारा साथी बोला है इसके बारे में भी आप एक पेपर बनाओ। मैं थोड़ा सा बनाया है मगर पूरा नहीं कर पाया। तो ये अल्टरनेटिव मोड ऑफ इंडिया में आप देखेंगे, आप पीपुल्स मोड ऑफ इंडिया, फिर ऑलरेडी बहुत सारा मुल्कों में ये पीपुल्स मॉडल तो कामयाब हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है। पब्लिक खुद अपना सड़क बनाया है, कैनाल्स बनाया है, डैम्स बनाया है, रिजर्वायर्स बनाया है और इंडस्ट्रीज बनाया है। बहुत मिलजुल के एक अपना बैठ के प्लान बना के आजू बाजू से जो गांवों से ये सब मॉडल्स बन चुका है। फिर हमारा देश में ये क्यों नहीं हो सकता है? ये तो होता है मगर होने नहीं दे रहे। इन लोगों के लिए जो मेक इन इंडिया का नाम के लिए बाकी पब्लिक को सिर्फ दबा के एक छोटा सा नौकरी होगा तो होगा ना, ये तो नहीं है। मगर ये हम इसको सही ढंग से समझ के ये नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा आगे। तो अभी एग्रीकल्चर लेंगे, एग्रीकल्चर में साहब बोला है हर जगह फार्मर्स जो है मर जा रहे हैं। तो क्यों मर जा रहे हैं? उनको क्या मरने का, अभी फार्मर मर गया तो ये तो शर्म की बात है। तो मगर ऐसा हालत ऐसा हुआ है, उसको दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो बहुत सारा माइग्रेशन इतना हो रहे तो उसको अपना जगह में नौकरी नहीं मिल रहे। गल्फ जा रहे, अभी गल्फ का हालत आप सब पढ़ रहे होगा। तो कंपनियां उधर बंद हो रहे, उसको वापस आने को तरीका नहीं है। तो अभी जब जनता बोलता है भाई हमारा इलाका का विकास हम खुद करेंगे, तो तुम करने दो, तुम उसको खुद अपना प्लानिंग करेगा। फिर उसमें से एक स्टेप पहले वो लोग अपना करेगा, फिर खुद समझेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप हम आगे कैसा बढ़ना है। ये अभी गवर्नमेंट ये बोलता है अभी हमको साइकिल चाहिए, पहले हमारा इलाका में हमको साइकिल चाहिए या दूसरा सुविधा चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो नहीं देता है। तुम तो जहाज ये वो उसका बात करता है और कोई फॉरेन कंपनी का बड़ा कंपनी को जो है वो तुम ये कर देता है। फिर पब्लिक अपना हिसाब से उनका इलाका में जो खनिज है वो अपना तरीका से अपना प्लानिंग से उसको बाहर निकालता है। कितना निकालना, कैसा निकालना, उससे क्या करना, वो खुद प्लानिंग करेगा, वो अपना प्लानिंग कमीशन खुद बनाएगा। फिर ये इसको ये कैसा अभी जो पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल्स है, इसके लिए काम बहुत है। वो लोग अभी आगे आना चाहिए। अभी हर जगह जो बंद पड़ा हुआ है उसके लिए वो तरफ देखना है। अभी वही तुम लोगों का नौकरी है। अभी नौकरी किधर से आसमान से गिरेगा नहीं है, हम सब इन्वॉल्व होके काम करेंगे, वो नौकरी है, हमारा लिए नौकरी है। पब्लिक जो नौकरी देता है ऐसा ही नौकरी है। मगर ये बदलना है, ये सिस्टम बदलना है। इसके लिए जो पढ़ा लिखा लोग, मजदूर लोग से मिलके, आदिवासी लोगों से मिलके, दलित लोगों से मिलके, फार्मर से मिलके काम करना चाहिए। अभी तुम ये पूंजवादों से मिलना नहीं है। पूंजवादों से मिले तो तुमको क्या मिलने वाला है? कुछ लोगों को मिलता होगा, मगर बाकी लोग ये गांव में और हर कोने कोने में, टाउन्स में, इंडस्ट्रीज में किधर किधर क्या हो रहे हो, क्यों बंद पड़ रहे, उसका हालत क्या है, वो सब देखना चाहिए। हमारा जगह यानाम बोल के पांडिचेरी में है, मगर वो आंध्र प्रदेश को टच हुआ है। उसमें 5,000 वो एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट का बारे वजह से पूरा 5,000
वर्कर को बर्बाद हो गया, अभी 3 साल से बंद पड़ा है। फिर उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ जो लोकल गवर्नमेंट भी सोचता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोचता नहीं है। वो ऐसे है बहुत सारा चीज जो अभी नौजवान लड़का उसको सोचना पड़ेगा। और ये अल्टरनेटिव पीपुल्स मेक इन इंडिया कैसा है उसको हम एक नमूना निकालना पड़ेगा। और उसको एक सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, और हमारा लोकल स्किल्स, पहले इतना बड़ा लोकल स्किल्स रिजर्वायर्स ऑफ स्किल्स है। और कैपिटल क्या है? पुंज। तो कैपिटल हमारा आम जनता ही कैपिटल है, आम जनता का स्किल्स कैपिटल है, आम जनता का माइंड कैपिटल है। ये सब छोड़ के ये सब जो है तुमको कंप्लीटली उसको कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। उसको छोड़ के तुम किसी का पीछे भीख मांगते फिरते रहता है। भाई तुम एफडीआई लेके आओ, ये लेके आओ, मेक इन इंडिया बनाओ, लूट के लेके जाओ। ये बंद करवाना ही हमारा अभी आगे प्लान होना चाहिए। और इसका अल्टरनेटिव में पूरा सोच समझ के हर चीज, अभी हम थोड़ा सा पेपर लिखा है, अभी हिंदी में भी आएगा, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा हमारा साथियों से डिस्कस करके उसको आगे लेके जाना है। और मेरा ये निवेदन है, यूथ जो पढ़ा लिखा यूथ है पहले वो गांव में जाके इसके बारे में क्या क्या करना है, वे क्या, ये इसमें ज्यादा जोर लगाना चाहिए। आगे यही हमारा बच्चों का ये नौकरी है, यही इनका फ्यूचर है, ये नहीं छोड़ेगा। और इसके लिए ये सब ड्रामाबाजी के लिए देखते रहेगा, कोई फ्यूचर नहीं है। मैं ये निवेदन करके सबको नमस्कार दूँ। छोटा सा ये बताना भूल गया है, अभी ये मेक इन इंडिया के बारे में विक्रम मन शर्मानी बोल के ये अमेरिका में ये 30 साल उम्र है उनका, और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। वो हार्वर्ड में पढ़ा है और अभी येल यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे हैं। वो एक पेपर लिखा है, ये अभी हम बोलने का जरूरत नहीं, वो ऐसे लोग भी अभी मेक इंडिया में जो मेक इन इंडिया का धोखा कैसा है बोल के वो वेरी फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स साइंटिफिक वे में बताया है। ये उसमें अभी ये बोला है, जो भी ये लोग अभी इंडियन गवर्नमेंट जो बोल रहे वो इंडिया का विकास का कंप्लीटली आंख बंद करके वो कर रहे, वो विकास का वो रास्ता नहीं है। उसमें ये सिर्फ इतना ही बोलना ये है, वो लोग का जो कैपिटलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में जो टेक्नोलॉजी, कितना टेक्नोलॉजी ऊपर लेके जाएगा उतना उनका कम लोगों से काम करवाने का कोशिश करते हैं। वो हम इधर इंडिया का हाल क्या है, हमारे पास बहुत लोग हैं, हमको चाहिए जॉब्स। और ये अभी रोबोट्स वगैरह जो है कम लोगों से ज्यादा काम करने का टेक्नोलॉजी है। हमको ज्यादा लोगों से ज्यादा काम करवाना है। वी हैव टू प्रोड्यूस मोर विथ मोर नंबर ऑफ पीपल। तो ये हिसाब से मोदी का जो मेक इन इंडिया है वो कंप्लीटली फेल्यूर है। वो सिर्फ धोखा है। वो तो ये इतना ये वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं यूज करता है, मगर वेरी साइंटिफिक वे में वो प्रूव किया है। ये तो इंडिया के लिए एक क्या बोलता है, फांसी है। तो वो बहुत तरीका से हम ये हमारा नेक्स्ट पेपर में हम इसको डिटेल्स में बता रहे हैं। तो और एक क्या है, हमारा एक प्रोफेसर, लेट प्रोफेसर आर.एस. राव जी, बहुत लोग इधर मालूम होगा, प्रोफेसर आर.एस. राव जी बोलते थे विकास का सेंट्रल थीम ये होना चाहिए लेबर, प्रोडक्ट, लेबर और लेबरिंग मासेस।
जो श्रमिक और श्रमा और श्रमिक, ये सेंट्रल थीम ऑफ विकास होना चाहिए। ये छोड़ के बाकी जो भी आप बोलेगा ये तो डायरेक्टली एगेंस्ट पीपल। तो ये भी एक ये RS राव साहब का जो हर इसमें वो बोलते थे, ये अल्टरनेटिव में ये हम सोचना चाहिए, ये इसका केंद्र बनाना चाहिए। आज का जो सभा में उपस्थित है, जो जन विकास आंदोलन पे, और जो साथियों कॉमरेड को मैं नमस्कार करते हूँ। हमें कलाहांडी जिला जो उड़ीसा का जो नियमगिरी सुरक्षा समिति तैयार किया है और काम किया है, और नियमगिरी का साथ एक खंडवाल माली है करलापाट एरिया में। तो जो खंडवाल माली और नियमगिरी को हम जोड़कर एक बड़ा कमेटी तैयार किया है। साथ ही मैं सबको पहले जो क्षमा मांगते हैं कि मेरे को हिंदी उतना नहीं आएगा, तो उड़िया आप नहीं समझ पाएगा, नहीं तो मैं उड़िया में बोल सकता हूँ, हिंदी मेरे को नहीं आता है। तो जो आंदोलन करते हैं हम लोग, जो साथियों तो आप बोला कि विस्थापन कैसे है, वो जो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जो योजना है, ये बारे में तो हमारा कुछ साहब लोग बताया कि मैं कहते हूँ कि जो आदिवासी लोग जो आदिवासी अंचल में कैसे रहता है, वो तो चाहता है कि हमको गाड़ी नहीं चाहिए, कि हमको जो गाड़ी पे जाना नहीं, कि हमको तुम कुछ खाना घर पे लेके आना, ये मेरे का हमको दरकार नहीं। ऐसे बोलते हैं कि नियमगिरी जो कमेटी का पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका खाने के लिए अभाव नहीं है, कुछ पीने के लिए भी नहीं है, और जो झरन का पानी है उसका अंदर घुस जाता है। खाने के लिए जो कसला है, मंडिया है, धान है, वो तो पूरा खुद हम कमाते हैं और खाते हैं। और जो हल्दी कहते हैं, औदा कहते हैं, सब भरपूर है वो पहाड़ पे, और जो जोड़ी बूटी औषध है वो भी है। तो जो आदिवासी लोग, जो दलित लोग, उसका जो अधिकार के लिए जो लड़ाई करते हैं, अन्याय विरोध से जो लड़ाई करते हैं, तो सरकार उसको पूरा दमन कर देता है, उसको पूरा बंद करने के लिए, उसको मुंह बंद करने के लिए CRPF लगाकर लोग को कुछ बिगाड़ देता है। तो नियमगिरी का जो दमन ऐसे हुआ कि 2016 में एक जो हमारे साथी ड्रिजो है, वो काम कर रहे थे पार्टी पे, और जो नियमगिरी सुरक्षा में, उसको भी CRPF लेके गया, अभी तक उसको नहीं छोड़ा। फिर एक लड़का जो सल्पेगंज कहते हैं हमारे जो कलाहांडी में, दारू निकालने के लिए गया था, उसको प्लस CRPF माओवादी नाव से पूरा गोली करके मार दिया। और खंडवाल माली का पास एक भवानीपटना शहर है, वो सदर ब्लॉक है, सदर ब्लॉक का निशानगुड़ा गांव में तीनों आदिवासी को गोली करके CRPF मार दिया माओवादी नाम से। और एक कंधमाल जिला का जो गुमड़ी मुहा, वहां पर भी हम गए थे, उसमें जो आदिवासी गरीब लोग जो काम किया, और NRGS काम का जो पैसा लेने के लिए गए थे बैंक में, और आने का टाइम में जो रात हो गई, तो छोटा सा ऑटो भाड़ा करके आ रहे थे वो लोग, तो वो छोटा घाटी में जो ऑटो उठ नहीं सका, और ऑटो को ठेल ठेल के ले रहे थे लोग, उसको माओवादी समाज के जो 5 लोगों को गोली कर दिया। तो ये है राष्ट्र दमन, सबसे बड़ा खतरनाक है। तो ये दमन को हम विरोध करना चाहिए, और विरोध करने के लिए हमेशा विरोध करने से नहीं होता है, तो हम सब एक है कि पूरा जड़ के पूरा ये जो व्यवस्था उखाड़ के फेंकना चाहिए पूरा। और मैं ज़्यादा से बोलना चाहूँगा कि मैं युवा शक्ति को, और जो बहन लोग जो गाना गा रहे थे कि हम उठो साथी संगठन बनाना है, तो हम हर गांव में जाकर, हर गरीब लोग के पास जाकर हम यही कहानी सुना सकते हैं, एक कहानी बोलना चाहिए कि गरीबों, हमारे जो अधिकार हमारे हाथ से जो छाड़ के लेता है जो सरकार, पूंजीवादी लोग जो लेके जाता है, तो उसको हम कैसे रखेंगे। तो उसके रखने के लिए, और जो मिट्टी के रखने के लिए, हमारे देश के रखने के लिए, गरीब का अधिकार दिलाने के लिए तो हमको कुछ संघर्ष करना चाहिए तो हम खुद भी खून देना चाहिए। जो कुछ कहते हैं कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम से बढ़ना सीखो, तो हम जिएंगे, जीना चाहिए। तो अधिकार हम इसे सरकार के मांगेंगे तो वो नहीं देगा, हम उसका साथ पूरा चिढ़ाना पड़ेगा, उसका साथ लड़ना पड़ेगा, और चाहिए तो शहीद भी होने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए हमको, और गरीब निरीह लोग के लिए हम पूरा लड़ना चाहिए।
साथियों, मेरे को उतना हिंदी नहीं आता, मेरे को कहने के लिए भी मधोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो मैं सब मेरे कॉमरेड साथियों को समस्त को मैं जो खंडवालमाली सुरक्षा समिति और नियमगिरी सुरक्षा समिति जो कोलाहांडी उड़ीसा से मैं आपको नमस्कार करके मैं वक्तव्य बंद करते हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार। धन्यवाद साथी वीएस राजू जी को। और फिर आप लोगों को सूचना के लिए बता रहा हूं कि रांची डिक्लेरेशन, पीपुल्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया का जो पेपर है वो बाहर में स्टॉल में मिलेगी। अभी मैं छत्तीसगढ़ से रामाकांत बंजारे जी को आमंत्रित करता हूं मंच में। अध्यक्ष महोदय और अलग अलग प्रांत से आए हुए जम्मू साथीला छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति की ओर से लाल जोहार। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण है और प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए लगभग सभी जगहों पे जिस तरह से बेतहाशा लूट जारी है और विस्थापन लगातार हो रहा है। लगभग 42% वन संपदा क्षेत्र है और देश का 19% कोयला छत्तीसगढ़ में है, 16% आयरन है, 31% टीन, बॉक्साइट, लाइमस्टोन और खनिज प्रचुर मात्रा में है। राज्य के कोयला 4 जिलों में सीमित है। रायगढ़ में 45.5%, कोरबा में 26%, कोरिया व सरगुजा में 25.35% और 2001 से 2010 तक लगभग 4000 करोड़ पूंजी निवेश हो चुका है। ये पुराना फिगर है। और स्पंज आयरन, स्टील, सीमेंट तथा ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश में लगभग 100 स्पंज आयरन, 7 बड़े सीमेंट प्लांट उद्योग और 5 नए सीमेंट प्लांट प्रस्तावित है। और एक पूरे खनिज संपदा को लूट के लिए छत्तीसगढ़ में 4 रेल कॉरिडोर। पहला जो रेल कॉरिडोर है सूरजपुर से परसा, दूसरा बुद्धेवपुर से घरघोड़ा धर्मजयगढ़, तीसरा गेवरा रोड से पेंड्रा रोड तक, चौथा दीपका से पसान के लिए। ये चारों रेल लाइन हसदेव अरण्य क्षेत्र जो मान रायगढ़ क्षेत्र है उस रेल लाइन को जोड़ करके सारे कोयला और खनिज भंडार को लूटने की एक बड़ी साजिश चल रही है। और पूरे हसदेव अरण्य इलाका में लाखों हजारों पेड़ वन संपदा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, औषधि नष्ट हो जाएगी। इसके लिए लगातार सरकार दबाव डाल रही है और पेशा कानून वन अधिकार का पूरी तरह से खुलेआम उल्लंघन सरकार के द्वारा और विरोध करने वाले साथियों के ऊपर में दमन की कार्रवाई लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में। और अभी तक के छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद 3 लाख किसानों से लगभग 7 लाख एकड़ जमीन छीन ली गई है। सिर्फ जनवरी 2000 से जून 2013 तक 1,29,515 एकड़ जमीन गैर कानूनी तरीके से ली गई है और अप्रैल 2013 तक 71,693 एकड़ वन भूमि को डाइवर्ट करके उद्योगपतियों को दिया गया है। ये तमाम परिस्थिति है और खासतौर पे छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति बस्तर की बात अगर बोले तो सरकार को जो है विशेष सुरक्षा जन सुरक्षा अधिनियम नजर आती है। उनको जो है उनके मददगार करके जिस तरह लोगों के ऊपर में दमन की कार्रवाई की जाती है। वहां टाटा की बहुत बड़ी प्लांट लग रही थी लोहांडीगुड़ा में, वहां की जनता की लड़ाई ने बहादुराना संघर्ष किया और टाटा को जो लोहांडीगुड़ा छोड़ करके भागना पड़ा, वहां वो अपनी कंपनी विस्थापित नहीं कर पाए। एसआर स्टील उद्योग भी वहां धासी और धुला में लगाने की ये तमाम चीज और रावघाट रेल लाइन भी बिछाने की अभी प्रक्रिया चल रही है। कुछ दूर तक के रेल लाइन अभी बन चुका है और हमारे साथी लोग भी ग्राम और पेशा कानून के बात को लेकर के कर रहे हैं। उनके ऊपर में काफी दमन साथियों के ऊपर में हो रहा है, कुछ साथियों की गिरफ्तारी भी हुआ है। और रायगढ़ क्षेत्र में जहां जिंदल की कारखाना था अभी जिंदल के बजाय एचएसीएल को मिला है, वहां तमनार क्षेत्र में पूरे गोवा माइनिंग, तमिलनाडु माइनिंग
निको जायसवाल, मोनेट तमाम जो है कोयला खदान संचालित है। और पिछले दिनों वहां के जो बिरहोर जनजाति के जो आदिवासी साथी हैं उनको मुआवजा नहीं मिला था। 2-3 लोग बचे थे, अपने मकान छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे। उनके ऊपर में भारी दंडात्मक कार्रवाई किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। महिलाओं के ऊपर में अत्याचार किया गया और उन लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया। उसमें हमारी बहन रिंची नाई है, उनको भी जो है तमनार थाना में बैठाया गया। पर आसपास के सारे ग्रामीणों ने थाना का 3 दिन तक के लगातार घेराव किया और मांग रखा। उसके बाद में फिर इन साथियों को छोड़ा गया। इसके बावजूद भी इन लोगों के ऊपर में थाना लगाया गया। जसपुर में भी आंदोलन चल रहा है और छत्तीसगढ़ की जो प्रथम क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह जहां से अंग्रेजों के खिलाफ में लड़े थे, रायपुर में जिन्हें फांसी की सजा हुई थी, 1000 परमानेंट कर्मचारी थे। उसके बाद 65,000 कर्मचारी हुए और आज तत्कालीन आज के डेट में मात्र जो है 20,000 परमानेंट कर्मचारी बचे। तो 90,000 कर्मचारी के लिए जितने भी बिल्डिंगें बनी थी, सारे जगह थी, वो सब अब स्मार्ट सिटी में जा रहे हैं। ये भैया बोल रहे थे कि मेक इन इंडिया में वो रोबोट आएगा, तो रोबोट आने के पहले ही जो है कहां 90,000, कहां 20,000। और हमें ये कहा जाता है कि यहां पर तो जनसंख्या ज्यादा हो गया इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक दौर से अभी छत्तीसगढ़ गुजर रहा है। और जो भी संगठन विरोध करता है, सरकार की इस गलत नीति का विरोध करता है, सिर्फ हमें नहीं और संगठन के लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो विरोध करता है तो उनको यही बोला जाता है। और जो मैं आज थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो साथी प्रगतिशील कहलाते हैं, वो प्रगतिशील कहलाने वाले कई साथी ऐसे हैं कि जो जब परिस्थिति आते हैं तो पीछे की तरफ हट जाते हैं। नहीं भैया, मैं तो इसमें नहीं। ये भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। तो मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा और लोगों को बोलना है, साथियों को जरूरत पड़ेगा, समय मिलेगा तो और बाकी समय बोलेंगे। पर मैं एक गीत और कविता रखने का कोशिश करूंगा उनके लिए। और साथी लोग क्या क्या सोचते हैं, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, कृपया मुझे माफ करिएगा, लेकिन मेरे जहन में मैंने जो देखा वो शायद मेरे से रुका नहीं और मैंने उसे लिख लिया, वो मैं आपके बीच में सुना रहा हूं। ऐ कम्युनिस्टों कहां हो, ऐ कम्युनिस्टों कहां हो, कब साथ आओगे। ऐ कम्युनिस्टों कहां हो, कब साथ आओगे। जब पूरा शहर गांव जल जंगल जमीन जलकर खाक हो जाएगा, क्या तुम बच पाओगे। जब पूरा शहर जल जंगल जमीन खाक हो जाएगा, क्या तुम बच पाओगे। लकीर पीटते रहोगे सिद्धांत का, लकीर पीटते रहोगे सिद्धांत का, मौत का तमाशा देखते रहोगे मेहनत का इंसान का। काफिरों की जमात पसंद है या आवाम की अमन पसंद है। काफिरों की जमात पसंद है या आवाम का अमन पसंद है। आज क्यों घर से नहीं निकलते, आज क्यों घर से नहीं निकलते, आज क्यों लाल झंडा लेकर शान से नहीं चलते। माना कि हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है, माना कि हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है, पर अभी किसकी भलाई है। माना कि हमारी सिद्धांतों की लड़ाई है, पर अभी किसकी भलाई है और किसकी वाहवाही है। साथियों, जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हो, उसी व्यवस्था के पिंजरे के अंदर तुम सड़ रहे हो, उसी व्यवस्था के पिंजरे के अंदर तुम सड़ रहे हो। हम अपने सिद्धांतों के लिए लड़ते रहते हैं, हम अपने सिद्धांतों के लिए लड़ते रहते हैं। हमारे सामने मेहनत का जनता जूझते रहते हैं, हम अपने सिद्धांतों के लिए लड़ते रहते हैं। हमारे सामने मेहनत का जनता जूझते रहते हैं, दम तोड़ते रहते हैं। हम बस धरना प्रदर्शन प्रेस विज्ञप्ति कर इस व्यवस्था को कोसते रहते हैं। हम बस धरना प्रदर्शन कर प्रेस विज्ञप्ति कर इस व्यवस्था को कोसते रहते हैं। ऐ मेरे कम्युनिस्ट साथियों,
अपने ही वर्ग के साथ विरोध पैदा ना करो। ऐ मेरे कम्युनिस्ट साथियों, अपने ही वर्ग के साथ विरोध पैदा ना करो। काम करो, काम करो। हमारा प्रचार का तरीका क्या हो सकता है, विचार करो। कम्युनिस्ट साथियों, अपने अपने बच्चों को आंदोलन में लाइए, दूसरों को बाद में समझाइए। क्यों? भगत सिंह पैदा हो मेरे घर नहीं, पड़ोसी के घर सही। भगत सिंह पैदा हो मेरे घर नहीं, पड़ोसी के घर सही। लकीर पीटते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। लकीर पीटते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। न हम आजाद होंगे, न मुल्क आजाद होगा। न हम आजाद होंगे, न मुल्क आजाद होगा। इसलिए मेरे साथियों, आज जरूरत है मिलकर। एक तरफ सिद्धांत की लड़ाई है, अलग जगह है। जब दुश्मन हमारा एक है तो उस दुश्मन को प्रहार करने के लिए हमको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। लोगों से वोट ले लिए थे और उनके जो उनका कुछ बचना था, लोगों को यह था कि बीजेपी को वोट दी कि हमें शायद पहले कॉलोनियां टूटी, इस बार कॉलोनी नहीं टूटेगी। तो वोट देने के बावजूद भी उसका रिजल्ट की इंतजार नहीं किया प्रशासन ने। उसके बीच में ही 5 कॉलोनी का ऑर्डर आया, उसको लेके हमने संघर्ष किए, काफी बड़े प्रदर्शन भी किए शहर में। पर उसके बावजूद भी प्रशासन ने तब वो नहीं रोका। और उस समय जो डीसी था वही एक्टिंग वो था किसी सरकार, सभी सरकार के ऊपर से, तो उसने तड़वाई। तब बीजेपी का पहले ये था, क्योंकि डीसी था जो मोहम्मद शाहीन था, तो ये था कि ये मुसलमान है, ये करवा रहा है सारा कुछ। उसके बाद जो उनका ऊपर जो चेयरमैन था हाउसिंग बोर्ड का और जो गवर्नर भी था, वो सारे हिंदू थे। फिर हमें ये भी समझाना पड़ता है बाद में कि ये क्यों हो रहा है, प्रशासन की चाल है तो एक बंदे को बदनाम करने का। उसके बाद जो बाकी 10 जून को फिर नोटिस आया था 9 कॉलोनी और तोड़ने का। चंडीगढ़ में कुल 18 कॉलोनियां थी, जिनमें से 14 कॉलोनियां प्रशासन अभी तक तोड़ चुका है। और फिर उसके बाद 9 कॉलोनी का नोटिस आया। तब किरण खेर जो चंडीगढ़ की एमपी बन चुकी थी, तब हमने फिर दोबारा प्रदर्शन किए। तब बहुत सारे साथी उठा लिए थे, तो 100-150 के करीब साथी उठाया था बस्तियों में, जिससे हमारे कार्यकर्ता भी थे। तब वो शाम को छोड़े थे, तब उस समय ये ऑर्डर कैंसिल किया। वो 9 कॉलोनियां थी जो तब बच गई। उसके बाद 2 साल तक ये कॉलोनियां बची रही। तो उसके बाद फिर भी प्रशासन ने क्या किया, वो सारी कॉलोनियां इकट्ठी नहीं तोड़ता, अभी एक एक करके तोड़ रहा है। अभी पिछले दिसंबर में उन्होंने 3 कॉलोनियां तोड़ी, दिसंबर 2015 में। तो उससे पहले जबकि इनका प्लान था कि मार्च 2015 तक चंडीगढ़ को स्लम फ्री करना है, पर एक संघर्षों के चलते हुए लगातार संघर्ष होते रहे। कुल इस समय जो उनका प्लान था जुगियों तोड़ने का, उसको देखते हुए वो थोड़ा आगे आगे चलता गया। अभी तक भी 4 कॉलोनियां बची पड़ी हैं। अभी 3 तोड़ी थी, उसके बाद फिर संघर्ष हुआ, फिर 2 कॉलोनियां फिर बच गई। तो अभी पिछले टाइम में 2 कॉलोनियां और तोड़ी है। उसमें हमारा काम नहीं है, हम कह के मतलब हम उसमें गए थे, पर वो लोग उसमें पहले लोग उसमें ये था कि कानूनी दायरे में बड़ा लोग घुसते हैं और उसमें फंस जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि हाई कोर्ट में केस करने से या सुप्रीम कोर्ट में केस करने से कॉलोनी बच जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत पैसा गंवाया है। तो उस कॉलोनी के भी लोग ज्यादातर जो थे 80% लोग थे उसी में थे कि हम केस करेंगे। हालांकि 2 बार वो पहले केस आ चुके थे। जज ने साफ साफ बोल दिया था चंडीगढ़ में कि आप अवैध कब्जे हैं जमीन पे, कोई भी कल को कहीं पे बैठ जाएगा, ऐसे हम थोड़ा ना किसी को बैठने देंगे। तो वो केस की वेट करते रहे। उस समय उन्होंने संघर्ष नहीं किया। तो अभी जो लास्ट कॉलोनी टूटी थी 28 अप्रैल को, तो वो LBS लाल बहादुर शास्त्री कॉलोनी थी, तो वो टूटी है। उसके अलावा फिर अभी जो कॉलोनियां बची पड़ी हैं, तो उसमें भी लोगों, क्योंकि कॉलोनी में जो सेटअप होता है वो इतना आसान नहीं होता। उसमें प्रधान होते हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रधान होते हैं। बीजेपी का भी होता है, कांग्रेस का भी होता है, बसपा का भी होता है। तो उसके बीच में जाके आप बात करते हैं कि इन्होंने किसी ने नहीं बचाना। क्योंकि कांग्रेस के राज में भी जब 2013 में था, जब 5 नंबर कॉलोनी टूटी थी, तब कांग्रेस का राज था, तब भी कॉलोनियां टूट रही थी। उसके बाद बीजेपी का राज आया, तब भी टूट रही है। तो इन दोनों की सहमति है, एक सेंट्रल लेवल की पॉलिसी है जिसमें कांग्रेस बीजेपी असल में एक ही है। तो ये सारा कुछ इसमें समझाने में बहुत वो होता है कि संघर्ष चलता रहता है संगठन के अंदर भी, कि कैसे लोगों को समझा के कैसे साथ लगाना है, कैसे उनको एक स्ट्रगल बनाना है कॉलोनी तोड़ने के खिलाफ।
अभी असल में जो बात की जाए कि ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, ये कहाँ से आ गया पिछले टाइम में, तो जो साम्राज्यवाद है वो 2008 के संकट के बाद में पूरा फंसा हुआ है, इसलिए वो अपनी कैपिटल जगह पूंजी को इन्वेस्ट करने के लिए जो तीसरी दुनिया के देश है उसमें जगह बना रहा है। 2012 में वर्ल्ड बैंक ने एक स्मार्ट सिटी काउंसिल के नाम से बनवाई थी काउंसिल, जिसका काम था कि पूरी दुनिया में 5000 स्मार्ट सिटी बनाने हैं। अब उनको क्या जरूरत पड़ गई कि बाकी देशों में जाके स्मार्ट सिटी बनाने हैं, ये था कि उनका कहीं पे पैसा जा नहीं रहा, कहीं पे जो वो आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं उसको वहां से निकलना था। अब इसके जरिए स्मार्ट सिटी में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इसके अंदर रहता है कि स्मार्ट एनर्जी होगी, मतलब बिजली के बिल आप कहीं पे बैठे ऑनलाइन, जैसे अभी पेटीएम में बहुत सारी चीजें चली वहां से हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग जाएंगे। इसके अलावा रहता है इसमें स्मार्ट ट्रैफिकिंग और पार्किंग वगैरह लगा लो, इसमें कोई आदमी की जरूरत नहीं होगी, वो सीधा वो कार्ड बना देंगे, वहां पे आप जैसे सेंसर सिस्टम लगे होंगे, कैमरा होंगे, जिसके जरिए आपकी पार्किंग हो जाएगी, वहां पे कोई इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए जो ट्रैफिक में भी है वो अपने आप सारा काम ऐसे ही चलेगा। लाइटिंग वगैरह का है कि वो जब दिन में गाड़ियां चलेगी या रात को गाड़ी चलेगी तो लाइट होगी, उसके बाद अपने आप जब गाड़ी नहीं होगी सड़क पे तो लाइट बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ ये लेके आ रहे हैं जो बाकी अमेरिका में या किसी और देशों में कह दिया जाए कि ये है। उसके अलावा जो हेल्थ, स्मार्ट हेल्थ और स्मार्ट एजुकेशन भी इसके अंदर है कि आप अपने बच्चे का देख सकते हो कि वो स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा। हेल्थ के अंदर है कि डॉक्टर आपके घर पे तो आ जाएगा, पर आपसे सीधी पेमेंट लेगा वो भी आपके एटीएम कार्ड के थ्रू। पर वो पेमेंट कितनी होगी, वो एजुकेशन है जो पढ़ाई है वो कितनी महंगी होगी, शिक्षा कितनी महंगी होगी, इसका कोई वो नहीं बता रहे। ये सारा प्राइवेट होगा सिस्टम। इसमें मोटे तौर पे देखा जाए तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जो भी पहली दुनिया के देश बोलते हैं, जो भी विकसित देश बोलते हैं, वो अपना सामान बेचना चाह रहे हैं। कैमरे कहां से आएंगे? इंडिया तो कैमरे नहीं बनाता। जो ये सीसीटीवी कैमरा है, जो सेंसर आएंगे, जो इसमें ये स्मार्ट जितनी भी स्मार्ट डिजिटल चीजें आती हैं, ये सारी मतलब फॉरेन से आएंगी, इंडिया नहीं बनाता। तो जब ये फॉरेन से आएंगी तो इसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए होगा। यही पैसा वही वर्ल्ड बैंक के थ्रू वो अपने उसके राही हम हमारे देश को दे रहे हैं। वो एक तरफ पैसा दे भी रहे हैं चीजों को खरीदने के लिए, दोबारा जो ये चीजें खरीदेंगे तो ये पैसा दोबारा फिर उनके पास जाएगा। तो सरकार भी इसमें बहुत पैसा लगा रही है। सरकार भी हमारे टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है उसको स्मार्ट सिटी में लगा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे शहर में, चाइना में भी ऐसा एक प्रोजेक्ट हुआ था, वो फेल रहा है, उसको गोस्ट सिटी बोला जाता है आजकल, और बाकी जगह में भी हुए हैं वो फेल रहे हैं। उनके जो दाम है किराए के वो आम शहरों की बजाय 70-80 गुना ज्यादा होते हैं। पहली बात तो ये कि उसमें बस्तियां नहीं होंगी, मजदूर नहीं होंगे। मतलब मजदूर होंगे तो वो एक लेवल की जिनकी आमदनी होगी वो किराए पे घर लेके उस शहर में रह सकेंगे, वही रह सकेंगे। वो कहीं पे जैसे अभी बस्तियां हैं वैसे नहीं रह पाएंगे। तो बाकी दूसरा, जब इतनी टेक्नोलॉजी आएगी तो इसमें मजदूरों की जो मांग है और भी ज्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा इस सारी चीजों के जो ये कर रहे हैं तो अपनी जो आर्थिक संकट है, जो साम्राज्यवाद है वो डालना चाह रहा है। उसका एक मंतव्य है मोटे तौर पे। और बाकी हमारे लोगों को अगर देखा जाए, आज भी हमारे देश के हालात ऐसे हैं, हर 18 मिनट में एक रेप होता है, 22 मिनट में एक दलित के साथ धक्का होता है, कोई अत्याचार होता है, आधे घंटे में किसान सुसाइड करता है। तो ऐसे हालात में लोगों को क्या चाहिए, ये हमारे सामने है कि लोग किस जगह खड़े हैं और सरकार कैसे प्रोजेक्ट ले रही है। तो तभी हम जो स्मार्ट सिटी है इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी इसमें यहाँ। बाकी जो मेक इन इंडिया है उसके अंदर एक स्मार्ट सिटी का भी जो पार्ट है, जिसके तहत चंडीगढ़ भारत में 98 सिटी को बनाया गया है। स्मार्ट बनाने का जो प्रोजेक्ट चला है, इसमें भी पता क्या है, अलग अलग शहरों को अलग अलग देशों को दे रहे हैं। जैसे नागपुर, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी, ये तीनों इन्होंने फ्रांस को दिए हैं, वो उनको विकसित करेगा।
ऐसे ही कोई और 3 शहर है वो अमेरिका को दिए हैं, और कोई 3 शहर है वो जर्मनी को दिए हैं, ऐसे ऐसे करके इन्होंने सारा कुछ जापान को दिए हैं। तो ऐसे इन्होंने शहर बांटे हैं जिनको वो स्मार्ट बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी बात है कि इन शहरों में और स्ट्रक्चर जो यहाँ का जनतांत्रिक जो ढांचा है वो भी थोड़ा और तरीके का बन जाएगा। ये शहर जो स्मार्ट सिटी बनेंगे उसमें भी एक इनके ऊपर एक सीईओ बनेगा, ये कंपनी की तरह काम करेंगे। इसमें कुछ पैसा सरकार लगाएगी, कुछ पैसा ये कंपनी लगाएगी कि उसको स्मार्ट बना रही है। उसके बाद धीरे धीरे सरकार अपना पैसा कम करती जाएगी और यही सारी जो कंपनी है उसका सीईओ होगा, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए जाएंगे, वही इसको चलाएंगे। तो धीरे धीरे लंबे टाइम ये है कि शहर अपना जो खर्चा है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। इनका जो काम है लोगों को सुविधा देना, सब जो हम पब्लिक सुविधाएं लेते हैं और जो सब्सिडी मिलती है इसके ऊपर जो फ्री में मिलती है चीजें, वो सारी खत्म करना है। तो थोड़े से लंबे टाइम में ये वो करेंगे, इन सभी को खत्म करके कंपनी की तरह चलेगा और ये अपने खुद पैसे बटोरेगी। जैसे कि इसमें पार्किंग रेट वगैरह या जो भी चीजें मैं बताई है कि उन सभी में रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, चाहे वो बिजली के दाम हो, चाहे वो शिक्षा के हो, चाहे ये अस्पताल के हो, चाहे पार्किंग के हो, चाहे किसी भी चीज के हो, वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे ताकि ये शहर को अपने खर्चे पे खुद चलाना शुरू कर दें। जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं आजकल, वैसे ये कंसेप्ट है स्मार्ट सिटी का। तो ये सारा कुछ है जिसके जरिए शहरों को स्मार्ट बनाने में लगे हो। कैसी स्मार्टनेस आएगी कैसी नहीं, ये देखने वाली बात है। एक तरफ हमारे देश में दलित, मजदूर, आदिवासी ज्यादातर गांव में रहते हैं और पिछले लंबे समय हमें यही पता है हमारे देश में आदिवासी या दलित के नाम जमीन नहीं है, बहुत कम है। तो जो शहरों में जाने वाले मजदूर, हमने ये भी एक सर्वे किया था, बस्तियों में 80% से ज्यादा दलित ही आते हैं। तो पहले वही जिनके पास आज तक ये जगीरदारी ढांचे की वजह से, ये ब्राह्मणिकल कास्टिज्म की वजह से कभी जमीन नहीं गई, तो वही लोग आज बस्तियों में, शहरों में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी ये सिस्टम उन्हीं लोगों को जमीन देने की बजाय, घर देने की बजाय अभी ये शहरों से भी भगा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि दलित के पास या जो गांव से पलायन कर गया है, जो गरीब मजदूर है, उसके पास कौन सी जमीन होगी जिसको वो अपना कहेगा। शहर बोल रहा है ये सरकारी जमीन है, गांव में उसके पास जमीन ही है, तो वो कल को कहाँ जाएगा, कहाँ घर बनाएगा, ये एक सवाल है जो सरकार को सोचना चाहिए। और पर सरकार नहीं सोचेगी, इसलिए हम ही सोचना है। हम ही, जैसे वो गाना भी गाया था पहले, साथी ने बताया कि हमें संगठन बनाने होंगे, मजबूत करने होंगे मजदूरों के, किसानों के। तो उसी के जरिए हम जो ये ढांचा है इसको एक चैलेंज कर सकते हैं, एक मजदूरों की राजनीति, बदलाव की राजनीति ला सकते हैं। यही मेरा जा रही है ना ऊपर। साथियों, सवेरे से आप कई बातें सुन रहे हैं। राजू जी ने आपको मेक इन इंडिया के बारे में बताया और उसकी परेशानी बताई। हमारे साथियों ने बताया कि किस तरह के संघर्ष चल रहे हैं और उस संघर्षों की परिणति क्या हो रही है। और अभी हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के बारे में सुना। ये साल देश की आज़ादी का 70वां साल है। 70 वर्ष पहले हम लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी, लेकिन आज भी इतने दिनों के बाद जो हमारे अंग्रेज बने, उनसे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। और ये देश के लिए बहुत खतरनाक संदेश है। पूरे देश में जो चीजें हो रही हैं और जिन चीजों के नाम पर हो रही हैं, उसके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ कहा गया, बहुत विस्तार से बात की गई। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों से जो हो रहा है वो इन सब से बहुत आगे है। लेकिन सबको अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि जब हम बात करते हैं और देखते हैं इन चीजों को, तो थोड़ा पीछे जाके देखना चाहिए, क्योंकि ये जो संघर्ष आज हो रहा है, ये संघर्ष बहुत पुराना संघर्ष है। जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, तो बंबई के 8 उद्योगपतियों ने भारत के विकास का एक प्लान दिया। और उसी समय एम एन रॉय ने एक प्लान दिया, वो था पीपुल्स प्लान, लोगों के लिए।
तो ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई उद्योग और जनता दोनों के बीच का जो संघर्ष है वो आज की लड़ाई है नहीं। ये लड़ाई 1942 की लड़ाई है, ये 1944 की लड़ाई है, जब एम.एन. रॉय ने कहा था कि ये जो देश के विकास का स्वरूप क्या होगा और लोग कैसे विकसित होंगे। लेकिन जो 8 उद्योगपति थे उन्होंने कहा कि देश का विकास उद्योगों से ही होगा और उद्योगपतियों से ही होगा। तो आप सोचिए कि कितनी लंबी लड़ाई है। जब दूसरा प्लान हम लोगों ने शुरू किया, आप सबको शायद पता होगा, हम लोगों ने कहा कि देश का विकास जो होगा वो बड़े उद्योगों से होगा, बड़ी मशीनों से होगा, बड़े डैम से होगा, बड़ी सड़कों से होगा। और जब वो विकास का मॉडल हम लोगों ने लिया, उसी समय फिर एक संघर्ष हुआ और प्रोफेसर हनुमंत राव एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि हमको तो एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि आम आदमी के जो 12 चीजें हैं जो आम आदमी उपभोग करता है वो चीजें आम आदमी बनाए, उसकी उत्पादकता बढ़ाए और ये आम आदमी के लिए सस्ते दर पर उपलब्ध हो। और वो 12 चीजों में उन्होंने कहा कि खाने की चीज होनी चाहिए, तेल होना चाहिए, माचिस होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम आम आदमी बनाएगा तो आम आदमी का विकास हो सकेगा। और तब हम लोगों ने उस समय भी बात की थी और आज भी बात कर रहे हैं। उस समय कहा गया कि आदिवासियों के लिए पंचशील लगाया जाएगा। नेहरू जी ने कहा कि पंचशील होगा, हम उनको उनके अनुसार विकास करने देंगे। लेकिन देश का दुर्भाग्य जो रहा, उस दुर्भाग्य को इतने दिनों से हम लोग झेल रहे हैं, देख रहे हैं। और अभी तो उसका परिणति है, अंतिम उसका चरम बिंदु अभी पहुंच चुके हैं हम लोग। क्योंकि देश में आपने देखा होगा, और मैं तो रांची से आता हूँ, झारखंड से आता हूँ, HEC एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी वहाँ। और HEC का मुख्य काम था वो फैक्ट्रियों के लिए मशीन बनाए। तो जब वो फैक्ट्री बन रही थी और नेहरू जी भाषण दे रहे थे तो कुछ लोग दूर खड़े थे। वो स्वतंत्रता के बाद का बात है, 64-65 की बात है। वो 64-65 के थोड़े पहले की बात है, हमको लगता है 63 वगैरह की बात होगी, 1962-63 की बात है, 63 की बात है, चीन के युद्ध के बाद। तो कुछ लोग, नेहरू जी भाषण दे रहे थे और कुछ लोग झंडा लेके सामने खड़े थे। तो नेहरू जी ने पूछा कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो लोग कह रहे थे कि हम जमीन नहीं देंगे क्योंकि ये विकास हमारे लिए नहीं है। तो नेहरू जी ने उस समय कहा कि अगर 90 व्यक्तियों के विकास के लिए 10 आदमी को हमको अगर उसको सैक्रिफाइस भी करना पड़े, उसकी बलि भी चढ़ानी पड़े तो हम चढ़ाएंगे और इनको यहाँ से हटाइए। तो ये बात आज की, बलि देने वाली बात आज की नहीं है। ये 1962, 63, 64 में भी यही बात हो रही थी कि ये विकास के नए मंदिर बनाए जा रहे हैं और इन मंदिरों को बनाकर अगर बलि भी चढ़ी लोगों की, लोगों को विस्थापित भी करना पड़ा तो हम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि 80% आदिवासियों और दलितों की बलि तो चढ़ गई, लेकिन इसका फायदा केवल 20% लोगों को इस देश में बढ़ा, जो अमीर हो गए और भी अमीर हो गए, लेकिन बाकी देश की जनता की हालात बहुत अच्छे नहीं हुए। तो ये संघर्ष साथियों आज का नहीं है, ये संघर्ष शुरुआत का संघर्ष है जो आज बहुत तेजी से आगे बढ़ा है 1991 ईस्वी में। और आप देखिएगा 1980 के बाद पूरे देश में विस्थापन के खिलाफ लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया है, क्योंकि लोगों को पता चला कि ये जो नए मंदिर आप बना रहे हैं वो मंदिर नहीं है, वो तो विकास के कब्रगाह हैं। ये लोगों के लिए कब्रगाह हैं जहां पर लोगों को विस्थापित तो किया गया। वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन में जिन लोगों को विस्थापित किया गया उनके घर में बिजली नहीं थी और सारे लोगों को बिजली मिल गई। वहां से जो बिजली पैदा होती है सबको मिलती है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पैदा होता है, झारखंड में थर्मल पावर है, उसके बावजूद भी झारखंड के 60% गांवों में बिजली नहीं है। इसका मतलब है कि इस विकास का जो लाभ है वो किसको जा रहा है, और ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। और इसीलिए हम उसको याद दिलाना चाहते हैं कि विकास का जो रास्ता हमने शुरू किया, वो विकास का रास्ता शुरुआत से ही आम आदमी के खिलाफ खड़ा था। वो आम आदमी को विस्थापित कर रहा था, वो आम आदमी को
संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहा था, उसकी जमीनें छीन रहा था, उसका मिनरल और माइन छीन रहा था, उसका जल, जमीन, जंगल ये उसके हाथ से निकल रहा था, लेकिन जो लाभ जो मिलना चाहिए वो लाभ उसको दे नहीं पा रहा था। और अगर आप लाभ देने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि आप विकास विरोधी हैं। तो ये विकास का मतलब क्या है? जब मेक इन इंडिया की बात होने लगी, क्योंकि ये बात हम लोगों को तय करने की आवश्यकता है कि इस विकास का मतलब क्या है, यह विकास इतना गंदा शब्द क्यों हो गया है, विकास से लोग इतने घबराते क्यों हैं। और जब भी कोई लोग विकास की बात करने लगते हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पर हो, चाहे वो और कोई चीजों के नाम पर हो, बड़ी फैक्ट्रियों के नाम पर हो, डैम के नाम पर हो, तो आम आदमी को दहशत हो जाती है। एक आदिवासी और दलित को दहशत हो जाती है, मछुआरों को दहशत हो जाती है, ऐसे सारे लोग जो दलित और पीड़ित उत्पीड़ित हैं सबको दहशत हो जाती है कि एक छोटे से टुकड़े में जीने वाले हैं, ये भी शायद मेरे हाथ से अब निकल जाएगा। और ये जो संघर्ष है, छत्तीसगढ़ के साथियों ने कहा, उड़ीसा के साथियों ने कहा, हमारे झारखंड में बहुत तेजी से हो रहा है, चंडीगढ़ के साथी ने कहा हमारे झारखंड में तो और तेजी से हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो चीजें हुई हैं वो बड़ी खतरनाक है। और हमको लगता है कि उसके खिलाफ संघर्ष की बहुत बड़ी व्यापक संघर्ष चल रहा है। उस संघर्षों को एक साथ मिलके एक बड़ा फोर्स तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि अगर झारखंड को देखिए तो अभी अगर सरकार के चरित्र को देखिए, जो गवर्नमेंट है, सरकार के चरित्र में 3 बातें हैं। पहली बात, सरकार अपने ही कानूनों को नहीं मानती है। सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं, लेकिन सरकार अपने कानून नहीं मानती है। कौन कौन से कानून नहीं मानती है? पर्यावरण का कानून। अगर नियमगिरी को देखिए तो पर्यावरण के सारे कानूनों को धत्ता बताकर उसको लाइसेंस देने की कोशिश की गई। अपना ही पर्यावरण का कानून हम नहीं मानेंगे, अपना ही जमीन का कानून हम नहीं मानेंगे, पेशा का कानून, जो हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के जो आदिवासी इलाके हैं उसमें पेशा लगा हुआ है, लेकिन पेशा का कानून हम नहीं मानेंगे। तो सरकार, पहली बात जो हुई है कि सरकार अपने ही बनाए हुए कानूनों को नहीं मान रही है। दूसरी बात, सरकार कभी भी इतना दमनकारी नहीं थी भारत के इतिहास में, और भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सरकार इतनी दमनकारी नहीं थी। और इसीलिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या इस सारे इलाके पुलिस के कैंप बन गए हैं। ये सारों में जितना जगह आपको स्कूल नहीं है, जितने में अस्पताल नहीं बने हैं, उससे ज्यादा पुलिस कैंप है। और सरकार के पास पुलिस कैंप बनाने के लिए बहुत जमीन है। और लोगों को आपस में जिस तरह से लड़ाया जा रहा है, वो चाहे सलवा जुड़ुम हो, चाहे हमारा एसपीओ की व्यवस्था हो, ये बड़ी खतरनाक है। ये दूसरी जो दमनकारी नीति है सरकार की, वो सबसे खतरनाक है। और ये भारत के इतिहास में, अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पुलिस राज की स्थापना इस सरकार ने की है। और वो पुलिस राज उन्हीं इलाकों में है जहाँ की बहुत साधन है, जहाँ कोयला है, जहाँ लोहा है, जहाँ बॉक्साइट है, और इस तरह के जितनी भी चीजें जहाँ हैं वहीं पर पुलिस राज के रूप में उसको तब्दील कर दी गई है। तीसरी बात और भी है कि सरकार कभी भी, भारत की सरकारें कॉरपोरेट के लिए इतना खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आई थी। और पार्लियामेंट में इतने ज्यादा जो हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, इतने ज्यादा पूंजीपति कभी भी पार्लियामेंट में नहीं थे। ये पार्लियामेंट था बड़े किसानों का, ये पार्लियामेंट था दलितों और मजदूरों का, लेकिन ये पार्लियामेंट बड़े पूंजीपतियों का नहीं था जो इस देश को लूट के ले जाना चाहते हैं। और उन पूंजीपतियों के पीछे जो विदेशी पूंजीपति हैं वो और खतरनाक है, और जिसके बारे में भी हमारी चर्चा हमारे चंडीगढ़ के साथी ने किया। क्योंकि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है ये पैसा और कौन ले जा रहा है। तो इसीलिए साथियों, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। क्योंकि राज्य का चरित्र अगर बदल जाता है, राज्य अगर इतना दमनकारी हो जाता है आपको, तो जो उसके हालात होते हैं लोगों को, और राज्य जिस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है, वो एक खतरनाक संदेश है। तो इसीलिए जब मेक इन इंडिया की बात हो रही थी, और जब कहा गया कि मेक इन इंडिया की शुरुआत होगी देश में, क्योंकि 1991 के बाद हम लोग तो कंप्यूटर में बहुत आगे बढ़ गए, सॉफ्टवेयर में बहुत आगे बढ़ गए, बहुत नौकरी मिली, लेकिन वो नौकरी तो उसी को मिल सकता है जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। भारत का 75% कामगार
भारतवर्ष में 75% कामगार उसकी शिक्षा 5वें से कम है। तो अगर 75% कामगार आपका 5वें से कम है तो उसके लिए क्या रोजगार होगा। और हमारा 80% रोजगार जो है वो लोग अपने से जीवन जी रहे हैं। ये जो कंपनियां, ये जो सरकार है, मात्र 20% नौकरियां दे रही है। बाकी 80% जो रोजगार है लोगों का खुद का है। वो चाहे फुटपाथ पर छोटा काम करते हो, चाहे गांव में खेती करते हो, या कुछ छोटा व्यापार करते हो, ये 80% लोग वही हैं। तो आप सोचिए कि 80% लोगों की रोजी छीन कर शायद 5% लोगों को और रोजगार मिल जाए। ये बढ़ के 20 से शायद 25% हो जाए। और ऐसा माना जा लगा कि अब चीन जो है पूरी दुनिया में कब्जा कर रहा है वस्तुओं पर। इसीलिए भारत को वस्तुएं बनानी चाहिए और इसीलिए तथाकथित ढंग से कहा गया कि मेक इन इंडिया शुरू हो, कि हम भारत में बनाएं। क्योंकि आप देखते हैं कि चीन ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। आप दिवाली मनाते हैं तो गणेश जी भी चीन से आते हैं, आपकी बत्ती चीन से आ रही है और जितना सामान है वो चीन से आ रहा है। हम लोग केवल व्यापारी बन के रह गए हैं इस देश में। तो ऐसा लग रहा था कि भाई देश के अंदर सामान बने, अच्छी बात है, देश का सामान देश में बने। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ है कि देश का सामान देश में तो बने, लेकिन किसके लिए बने और कौन बनाएगा, ये सवाल है। ये क्या आम आदमी के लिए वस्तुएं बना रहे हैं? जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो विनियोग हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? वो डिफेंस में हो रहा है, रक्षा में। वो कहाँ हो रहा है? रेलवे में हो रहा है। वो आम आदमी की जो खाने की वस्तुएं हैं, आम आदमी की जो वस्तुएं हैं, उस पर बनाने की बात नहीं हो रही है। हम पैक्ड फूड बनाना चाहते हैं, हम बिस्किट बनाना चाहते हैं, हम मैगी बनाना चाहते हैं, इस तरह की सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन आम आदमी का जो भोजन है वो बनाने को तैयार हम नहीं है। और आम आदमी के जो बनते भी थे उसको भी हम छीन लेना चाहते हैं। उसको भी चाहते हैं कि वो उसी तरह का उपभोग करे जो हम चाहते हैं। तो ये आम आदमी का मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? भारत में तो बने, क्या भारतीयों के द्वारा बने? क्या ये देश के छोटे जो हमारे उद्योगपति होंगे, जो छोटे, बहुत मझोले, एकदम छोटे लोग जो 10 लाख 20 लाख पे व्यापार करते हैं, जो 10 या 20 लाख या 10 या 20 लोगों को लगाकर रोजगार करते हैं, और जो राजू जी कह रहे थे कि जो स्किल, जो हमारे पास क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार वस्तुओं का निर्माण हो, कि बड़ी कंपनियां बनाकर वो गांवों तक मैगी, कोको कोला पहुंचाए। और ये पूरा मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो है कि विदेशी लोग यहाँ पर आके बनाए, हमारे सामान का प्रयोग करें, हमारे लेबर को, हमारा श्रम जो है उसका शोषण करें। क्योंकि हमारा जो श्रमिक है, जो कामगार है, अगर आप देखिए तो श्रम की दुनिया में बहुत परिवर्तन हो गया है। अब परमानेंट काम नहीं है। अभी एक भाई कह रहे थे कि 90,000 से घटकर भिलाई में नौकरियां कितनी कम हो गई। अभी सरकार भी कॉन्ट्रैक्ट पर लेती है और उसको कितना कम पैसा देती है, और जब चाहे नौकरी में रखो, जब चाहे बाहर कर दो। ये जो है कि पैसा कम दो, जब चाहे नौकरी में रखो और बाहर कर दो, पेंशन नहीं दो, सामाजिक सुरक्षा नहीं दो, और सामाजिक सुरक्षा की जगह आप स्वास्थ्य से हट रहे हैं और उसकी जगह इंश्योरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस देंगे हम, और वो इंश्योरेंस जो है वो भी विदेशी कंपनियां देंगी। वो भी भारत का जो इंश्योरेंस है, वो भी हमारा जो जीवन बीमा निगम है वो नहीं देगा, वो विदेश की कंपनियां आपके इंश्योरेंस देंगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाई है, श्रम संगठनों की क्या हालत हुई है। देश में श्रम संगठन, जो श्रमिकों के संगठन है, वो बहुत कमजोर हो गए हैं। तो जब मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं तो मेक इन इंडिया का क्या प्रावधान है? क्या ये भारतीयों के लिए बन रहा है? क्या ये भारत में भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा है कि ये भारत में बनेगा तो, लेकिन विदेशियों के द्वारा बनाया जाएगा? तो विदेशी जो भी आएगा बनाने के लिए, वो क्यों आएगा? बिजनेस दुनिया का मुनाफे के लिए होता है, वो मुनाफे के लिए आएगा। और उसको हम लोग कह भी नहीं सकते हैं कि मुनाफा मत कमाओ, क्योंकि हमारी सरकार ही बुला के ला रही है उसको कह रही है कि विदेशी पूंजी लगाओ, और हमारी देश की पूंजी मॉरिशस से घूम के फिर यहीं आ रही है। जो हमारे देश का काला धन है वो मॉरिशस और सिंगापुर से घूम के फिर यहीं आ रहा है। इसका मतलब है कुछ न कुछ तो कहीं समस्या है। मेक फॉर इंडिया, ये भारत के लिए बनाने का क्या मतलब है? क्योंकि हम लोग भी कहते हैं कि हाँ भारत में बनाओ,
भारतीयों के द्वारा बनाओ और भारत के लिए बनाओ। ये कौन बनाएगा? ये क्या है भारतीयों के लिए बनाना? तो अगर भारत के लिए बनाना है तो हमारे जो आम आदमी है, जो 80% हमारी जनता आम आदमी है, और अगर हम 125 करोड़ की जनता को रखें तो 80% कितना होता है आप जोड़ लीजिए। आम आदमी तो 80% है और खास आदमी 20% है, और ये 20% जो आपकी जनसंख्या है देश की, ये जो 20% लोग हैं, 24-25 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग, इनकी जनसंख्या यूरोप से ज्यादा है। इनके पास बहुत पैसा आ गया इधर हाल में। पिछले 25 वर्ष में 1991 के बाद इनके पास पैसा बहुत आया है, कानूनी ढंग से, गैर कानूनी ढंग से। तो अगर 25 करोड़ का बाजार है, वो तो यूरोप से बड़ा बाजार है, तो क्यों नहीं पूरी दुनिया जो है यहां पर बेचना चाहे ये 25 करोड़ के लिए। तो पूरी दुनिया जो की नजर जो लगी हुई है 25 करोड़ पर, ये 25 करोड़ में रोक कौन रहा है? ये रोक कर रहा है हमारे संघर्षशील साथी। उनको लगता है कि सबसे बड़ा रुकावट अगर कोई है, वो रुकावट है कि भारत में बनाने की सबसे बड़ी रुकावट अगर है तो ये विस्थापन विरोधी आंदोलन है। ये लोग क्यों विस्थापन का विरोध करते हैं? हमको कई उद्योगपति भी मिलते हैं, मैं उनकी सभाओं में भी जाता हूं, और वो कहते हैं कि ये लोग समझते नहीं है कि विकास का मतलब क्या है। ये लोग समझते नहीं है, आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। और कुछ लोग जो है वो इनको उकसा रहे हैं, बहला रहे हैं। सोचिए 1 एकड़ जमीन का हम लोग तो 50 लाख रुपया दे रहे हैं, और ये 50 लाख रुपया देने के बाद भी ये जमीन नहीं दे रहे हैं। बताइए 50 लाख रुपया कभी मिलेगा? अभी तो जमीन की कीमत, तो गांव में जमीन की कीमत क्या है? एक आदिवासी के लिए तो जमीन की कोई कीमत ही नहीं है, वो तो जान से भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि जमीन तो जमीन नहीं होती है। जमीन तो मेरा आइडेंटिटी है, मेरा पहचान है, मेरी पहचान है जमीन। और उस जमीन में जब हमारा पुरखे रह के आए हैं तो वो जमीन को हम कैसे छोड़ देंगे ऐसे ही? और केवल 50 लाख के बल पर तो नहीं छोड़ेंगे उसको। तो ये बात उसको समझ में नहीं आती है। वो कहता है कि 50 लाख देने को तैयार है। ये 50 लाख का पैसा कितने दिन टिकता है? झारखंड में हमारे पास बहुत उदाहरण है, पैसा मिला लेकिन पैसा लोग खर्च करना नहीं जानते हैं। एक खेती का आदमी जो खेती और किसानी करता है, उसको कह दिया जाता। तो हमने उस साहब को कहा जो उद्योगपति थे कि हम आपका सारा नौकरी छीन लेते हैं और आपको 3 एकड़ जमीन दे देते हैं, जाइए कहिए तो आपको 100 एकड़ हम जमीन दे दें, उसके बदले आप खेती करके जिंदा रह लीजिए। संभव है क्या? आप मेरी खेती छीन के 50 लाख देके टरका रहे हैं, तो हम भी आपकी नौकरी छीन के आपको 100 एकड़ दे देते हैं और जाइए अब जिंदा रह लीजिए। हम बोले सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम जिंदा रह सकते हैं 50 लाख में? क्या हमारा भविष्य जिंदा रह सकता है? और जब आप उद्योग बनाते हैं तो आप मेरे लिए क्या जगह रखे हैं उसमें? मैं एक कहानी आपको बताना इसलिए चाहूंगा कि बहुत जरूरी है वो। एक मुंडा जी, सोनाहातू एक इलाका है, और वहां पे बड़े बड़े उद्योगपति कारखाना लगाना चाह रहे हैं। तो बड़े बड़े उद्योगपति जब कारखाना लगाने जा रहे हैं तो उद्योगपतियों ने क्या किया कि वहां के लोगों को ले गए घुमाने। ये लोग बोले कि देखो उद्योग लगाए हैं हम लोग, चल के देख लो कि कैसा हम लोग करते हैं। उठा के ले गए गांव से, 2-3 बस आदमी गया वहां से, घुमा फिरा, जाके देखा कि कैसा होता है इंडस्ट्री। क्योंकि सोनाहातू एक ऐसा जगह है, सोनाहातू एक ऐसा जगह है जहां पर पानी बहुत है, जमीन भी बहुत है, और जमीन जो है सो बहुत उपजाऊ नहीं है। और चूंकि उपजाऊ इसलिए नहीं है कि सिंचाई नहीं है, पानी रहने के बावजूद भी सिंचाई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पानी कहां जाता है देश का। हीराकूद और इतना बड़ा बड़ा डैम बना, उसका पानी तो इंडस्ट्री को जाता है, लेकिन उसका पानी किसानों के खेत में नहीं पहुंचता है। सब कुछ है वहां, तो इन लोगों को लेके घुमा के ले गए। जब लौट के आए तो एक मुंडा जी से मुलाकात हुई हमको। उन्होंने कहा कि लौट के आने के बाद एक ही चीज हम सोचे कि अब तो जमीन और नहीं देना है। क्योंकि जब उस फैक्ट्री में हम गए तो सोचे कि हम क्या काम कर सकते हैं और मेरा बेटा क्या काम कर सकता है। तो हम देखे कि एक ही काम हम कर सकते थे। वो एक माली जो था, एक माली खुरपी से फूल लगा रहा था, वो जो उनका फैक्ट्री था उसमें अच्छा से फूल लगा रहा था। बोला कि यही एगो काम हम कर सकते थे, क्योंकि हम देखे कि बोझा ढोने का काम भी तो मशीन कर रहा है वहां।
तो लौट के आए तो हम डिसाइड किए कि अब तो जमीन कभी नहीं देंगे और इनके धोखे में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि कौन सी नौकरी आप देने को तैयार है वहां पे, क्योंकि सारा जो नौकरी आप दे रहे हैं वो अब सब मशीनों से चलने वाली नौकरी है, ऑटोमेशन वाली नौकरी है, उसमें आम आदमी के लिए जगह नहीं है। वो तो अब बोझा ढोने की भी जगह नहीं बच गई, क्योंकि बोझा भी तो मशीन ही ढोता है, पैक करता है मशीन उसको लगाता है। तो आप जमीन अगर देते हैं तो आपको कोई रोजगार मिलेगा क्या? और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर लोग जमीन क्यों देंगे? ये बात कौन समझेगा? क्योंकि सवाल केवल जमीन का और 50 लाख रुपए का नहीं है, सवाल है उसके साथ जोड़ने का, उसके साथ लिंक करने का, और कई तरह की चीजें हो सकती हैं अगर हमारे उद्योगपतियों को और हमारी सरकार के दिल हो कहीं पर, लेकिन उनके पास दिल नहीं है। वो तो आम आदमी को समझते हैं कि बर्डन है, ये धरती पर बोझ है। क्यों बोझ है? क्योंकि उस धरती के नीचे तो कोयला है। जब उस धरती के नीचे कोयला है तो इस आदमी को किसी तरह से यहाँ से बाहर करो कि उस कोयले को, वो जो काला धन है उसको निकाला जा सके, वो जो काला सोना जिसको बोलते हैं, काला सोना निकाला जा सके। और उसमें बाधक है उस पर बैठे वाला वो आदमी, वो आदिवासी जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने जीवन के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। वो आपसे मांगने कुछ नहीं जा रहा है, आपसे डिमांड भी नहीं कर रहा है। आप अगर बहुत खुश होते हैं तो आप तोते का कार्ड पकड़ा देते हैं, बहुत खुश होते हैं आप तो नरेगा में कोई काम दे देते हैं, यही काम दे रहे हैं आप, तो वो तो आपसे मांगने नहीं आता है, आप जाके कहते हैं कि दो, लेकिन आप उसकी जमीन छीनने को तैयार हैं। तो साथियों, मेक इन इंडिया हम लोग भी चाहते हैं कि भारत में बने, हम लोग भी चाहते हैं कि भारतीयों के द्वारा बने, हम लोग भी चाहते हैं कि भारतीयों के लिए बने। ये देश के अंदर जो लोग हैं, जो 80% जनता है उसके लिए, क्योंकि ये 80% जनता बहुत परेशान है। पिछले 10 वर्षों में और 5 वर्षों में तो बहुत ही परेशान है, क्योंकि हर चीज की कीमत बढ़ गई है। दालों की कीमत बढ़ गई, आपने एक नया शुरू किया और एक ऐसा खेती के बारे में एक ऐसा शुरू किया कि खेती में चावल, गेहूं, जो आम आदमी का भोजन है वो बाहर हो गया था। मड़ुआ, बाजरा खत्म, पूरे इलाके में इतना दलहन होता था, तेलहन होता था, खत्म। सुरगुजा एक जिला ही है जहां के सुरगुजा पत्ता था, इतना सुरगुजा होता था, वो सुरगुजा कहाँ गया? अब उस सुरगुजा की जगह सोयाबीन उगा रहे हैं आप। ये जो परिवर्तन हो रहा है ये भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप किसानों को पिछले 30-40 वर्षों में आप उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानी जो है वो फायदे का धंधा नहीं है, किसानी फायदे का धंधा नहीं है। इसीलिए क्या करो तुम, अब अनाज मत लगाओ, फूल लगाओ, अनाज मत लगाओ, बागवानी करो, और अगर कॉटन लगा रहे हो, कपास लगा रहे हो तो विदेशी कपास लगाओ। और हमारे किसान जो इतनी, भारत के इतिहास में पहली बार भारत के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी कभी भी नहीं रही, लेकिन इतनी खराब भी नहीं रहेगी कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन भारत के किसानों में आत्मसम्मान तो है। और एक नालायक इस देश का 9,000 करोड़ रुपया बैंकों का लेकर भाग गया, वो कहता कि लौटेंगे नहीं देश। और उसको बैंक, किस बैंक ने 9,000 करोड़ रुपया दिया? एक किसान को तो 2 लाख रुपया आप कर्जा देते हैं तो उसका ट्रैक्टर भी बंद की रखते हैं, उसका जमीन भी बंद की रखते हैं। कहीं ऐसा आपने नहीं सुना होगा। एक किसान अगर लोन लेने के लिए जाता है किसी बैंक के पास तो दोनों बंद की रखना पड़ता है, उसको जमीन भी रखना पड़ता है और ट्रैक्टर भी रखना पड़ता है। ये माल्या साहब को बिना हवाई जहाज गिरवी रखे कैसे 9,000 करोड़ रुपए का लोन मिल गया, और देश के से बाहर जाके अंगूठा दिखा रहा है कि नहीं आएंगे हम, जो मन में आए कर लो। देश का 3 से 4 लाख करोड़ रुपया इन बड़े उद्योगपतियों के पास है, जो पैसा नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चूंकि मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा है इसलिए हम पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि किसी के मुनाफे में कोई कमी नहीं हुई है, मुनाफे में कोई कमी नहीं हुई है इनकी। लेकिन जब लेबर को देना होता है, श्रमिकों को देना पड़ता है, तो कहते हैं कि मुनाफा कम हो गया। जब बैंक को देना पड़ता है तो मुनाफा कम हो गया, लेकिन जब शेयर होल्डर को देना पड़ता है तो मुनाफा कम नहीं होता है। तो ये जो देश की परिस्थिति है ये बड़ी खतरनाक है। देश अगर कॉर्पोरेट के हाथ में चला गया, ये किसानों को लंबी अवधि के कर्जे आप क्यों नहीं दे रहे हैं?
आप 40 वर्षों का कर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप किसानों को ऐसा कर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं कि सूद कभी मूल से ज्यादा नहीं हो? ये नियम है और दुनिया में कई जगह ये नियम है कि सूद को मूल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बैंक क्यों इतना ज्यादा सूद लेते हैं? और वो बैंक सरकारी बैंक है, वो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, उनको भी बंद करके अब प्राइवेट बैंक लाने की बात हो रही है। और जब बात हम लोग करते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये नया शुरू हो गया जनधन योजना, और इतना पैसा, गरीबों का पैसा जो गया वो कहाँ गया? क्या वापस उनको कर्जे के रूप में मिला? जनधन योजना में जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इतना पैसा गरीबों ने दे दिया, लेकिन वो पैसा क्या गरीबों को वापस मिला कर्जे के रूप में? वो पैसा कहाँ निकल गया? वो तो किसी उद्योगपति को मिल गया होगा, और वो उद्योगपति फिर उठा के उसको कहीं और ट्रांसफर किया होगा, वो कभी लौटाएगा भी नहीं। क्योंकि लौटाने के समय कहता है कि भाई देश में मंदी हो गई है, शेयर होल्डर को देना हो तो देश में तेजी होती है। अद्भुत देश है ये। तो जब हम लोग बात करते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेड बाय इंडियंस, तो हम लोग 80% लोगों के लिए बात करें। ये 80% लोग जो खाते हैं, जो पीते हैं, उनका उत्पादन उन्हीं के द्वारा हो, छोटे उद्योगों के द्वारा हो। ये छोटे उद्योग जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, वही आज भी ताना बाना रखे हुए हैं इस देश का। इस देश में अगर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है और कम पड़ता है तो इसलिए है कि हमारे लाखों कारीगर, करोड़ों कारीगर इस देश में है, लेकिन उन कारीगरों को बाहर करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और आज से नहीं, बहुत जमाने से चल रही है। तो मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो मेक इन इंडिया का पहला थ्रेड, मेक इन इंडिया जैसे ही शुरू हुआ तो हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर हैं, उपायुक्त महोदय हैं, वो बहुत अति उत्साहित हो गए और उन्होंने कर दिया मेक इन हजारीबाग। अब छोटा हो गया, और हजारीबाग एक जगह है झारखंड में, तो उन्होंने बुलाया हम लोगों को। तो हमने कहा कि भैया वो तो सही बात है, मेक इन इंडिया अच्छी बात है, मेक इन हजारीबाग भी बहुत अच्छी बात है। क्या बनाओगे पहले बताओ, कैसे बनाओगे सो बताओ। तुम्हारे पास इतना पानी है क्या? जितना उद्योग लगाना चाहते हो पानी है क्या? अगर पानी नहीं है तो किसानों का पानी चुरा के दोगे? कोई डैम बांधोगे, किसानों का पानी चुराओगे और दोगे उद्योग को? और हमारे जो खेत हैं वो तो सूखे हुए हैं क्योंकि उसमें सिंचाई नहीं है, तो वो पानी तो तुम दे दोगे उठा के। और जो विस्थापित होंगे लोग और जो पर्यावरण का संकट खड़ा होगा उसका क्या है? तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है कुछ? और वहां बड़कागढ़ में एक जगह है, साथी लोगों ने जो बात की उसी को हम बताते हैं। बड़कागढ़ में रात के समय दौड़ा दौड़ा के पुलिस ने पीटा है जब लोग घरों में थे, जो आंदोलन कर रहे थे। रात को जब आंदोलनकारी आराम से थे और घरों में थे तो घर से निकाल निकाल के पीटा गया है और दहशत क्रिएट किया गया है कि आप जमीन दे दो, क्योंकि ये सारे लोग थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को जमीन नहीं देना चाहते हैं, या जमीन देना चाहते हैं तो उसके बदले रोजगार चाहते हैं। लोग तो ऐसा है कि चांद थोड़े ही मांग रहे हैं। एनटीपीसी के अधिकारी ने कहा कि लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा है। हम बोले क्या डिमांड है? लोग तो चांद नहीं मांग रहे हैं कि चांद दे दो। लोगों ने कहा कि आप अपने जो एम्प्लॉई हैं, जो आपके एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था होगी हमारे बच्चों के लिए भी कर दो। उनके लिए पीने का पानी जो देते हो सो मेरे लिए भी कर दो। उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा जो देते हो मेरे लिए भी कर दो। और जो घर जैसा बनवाते हो क्वार्टर वैसा मेरे लिए भी बना दो। और जैसे उनको रोजगार दिया है हमको भी रोजगार दे दो। तो ये कौन सा चांद मांगा जा रहा है? आपने मेरी जमीन छीन के मेरा रोजगार छीना, तो इतना तो दायित्व बनता है। और अभी नया ड्रामा शुरू हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देश का नया ड्रामा है। 2% प्रॉफिट का हिस्सा हम CSR पर खर्चा करेंगे। और आपको शायद पता नहीं है कि इस साल 2400 करोड़ रुपया खर्चा ही नहीं हुआ है। और ये खर्चा होता कैसा है? कंबल बांट के, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के। लेकिन जिन गांवों को आपने विस्थापित किया है, जिन पे आपने जिनके हालात खराब किए हैं, जिनका पर्यावरण खराब किया है, उन पर आप 10 किलोमीटर के अंदर खर्च करने को तैयार नहीं। जबकि समता जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी मानने को आप तैयार नहीं है। समता जजमेंट ने बहुत साफ कहा था कि जो प्रॉफिट होगा वो पेरिफेरी में अगल बगल खर्चा होगा और उनकी स्थितियों को सुधारना होगा आपको। और आदिवासी इलाके में अगर कोई भी खनन होगा तो वो आदिवासी लोग ही करेंगे, आदिवासी कोऑपरेटिव बना के करेंगे, इंडस्ट्री बना के करेंगे। कहाँ गया वो सुप्रीम कोर्ट का कानून? बाकी चीजों में तो आप कहते हैं कि कोर्ट ने कह दिया है इसलिए शहर से
खोमचावाला को बाहर कर देना है, हॉकर को बाहर कर देना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन ये भी तो हाई कोर्ट ही ने कहा है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देश के सबसे बड़े कोर्ट ने जब कहा तो उसकी बात आप नहीं मानते हैं, जरूरत पड़ती है तो उसकी बात आप नहीं मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि कोर्ट भी बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। किसी भाई ने कहा था अभी रांची में फुटपाथ पर जो लोग छोटा मोटा व्यापार करते हैं उनको अचानक डंडे से भगा दिया गया, मार के। जो भी फुटपाथ पर है उनको डंडे से मार के भगा दिया गया। तो वो लोग गए हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हॉकर को तब तक नहीं हटाता है जब तक कि उनके लिए कोई व्यवस्था आप नहीं कर देते हैं, तब तक आपको नहीं हटाना है। तो जज साहब क्या बोलते हैं वकील को, जो हॉकर का वकील है उसको बोल रहा है, अरे छोड़िए ना, ठीक है सुप्रीम कोर्ट बोला तो बोला, अब बताइए अच्छा लगता है शहर में कि हॉकर सब पूरा रोड जो है कब्जा किए हुए, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए छोड़िए, हम उस सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हम अपना आदेश देंगे कि हटा दीजिए। लेकिन डर था सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए लास्ट में एक छोटा सा लाइन लिख दिए डर के मारे कि इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार यथाशीघ्र करे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना व्यवस्था किए आपको नहीं हटाना है। इसी तरह से स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर स्लम्स को नष्ट किया जा रहा है, और ये आज नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ है। विजयवाड़ा में आज से 25 साल पहले यही कांड हुआ, पूरी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर उनको 45 किलोमीटर दूर बसा दिया गया। रांची में झुग्गी झोपड़ियों को जोड़ने का और अलग अलग जगह पर शहर को अच्छा बनाने के लिए हम जो स्मार्ट लोग नहीं है उनको शहर से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि शहर में तो स्मार्ट लोग ही रहेंगे ना, स्मार्ट शहर है तो स्मार्ट लोग रहेंगे, जो गैर स्मार्ट जो 80% भारत की जनता है वो वहां नहीं रहेगी। तो साथियों, जो परेशानी देश में है वो चारों तरफ से है। खेती में परेशानी है, खेती में जो बीज किसान खुद रखता था, और बीज हमारी कृषि के जो यूनिवर्सिटी थे, विश्वविद्यालय थे, वो बनाते थे। अब हमारा अधिकांश बीज मल्टीनेशनल कंपनियां बना रही हैं, विदेशी कंपनियां बना रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं उसको, पता नहीं उसमें किसका जीन डाला है वो भी आदमी नहीं जानता है, और उस जीन के आधार पर नया नया बीज पैदा हो रहा है, क्योंकि ये कंपनी है विदेश वाली। तो पूरी दुनिया में 512 से 20 कंपनियां पूरी दुनिया को अपने हाथ में लेना चाहती है, इसलिए दुनिया एक खराब जगह होती जा रही है, हर जगह संघर्ष है, हर जगह खून है। साथियों, हम जो बात करना चाह रहे थे आज, मेक इन इंडिया की जब बात हम करते हैं तो सिद्धांत रूप से तो बहुत अच्छा लगता है शब्द, लेकिन उसके पीछे की गहराई जो है वो बहुत खतरनाक है। मेक इन इंडिया का जरूर सपोर्ट करेंगे अगर वो मेक फॉर इंडिया हो, भारत के लिए हो, भारतीयों के द्वारा हो, और 80% आम जनता के लिए वही बनाए। उनके लिए अगर जिस दिन मेक इन इंडिया लेके आएंगे हम लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, और जो विस्थापन रहित हो,